everyone. Today we are going to discuss about the Newton's laws of motions और Newton's laws of motions में भी हमारा कंसर्न इस वीडियो में ख़ास तौर पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लेकर के है। तो सबसे पहले ये बातें जान लेनी ज़रूरी है कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस जो है वो क्लासिकल फिजिक्स का और उसमें भी क्लासिकल मैकेनिक्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और न्यूटन्स के जो ये नियम है, ये जो लॉज हैं, वो एक्चुअली में फंडामेंटल लॉज कहलाते हैं। जो न्यूटन्स लॉज हैं दे आर द फंडामेंटल लॉज। क्योंकि इसलिए उसे फंडामेंटल लॉज कहा जाता है क्योंकि दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर प्रिंसिपल्स। ये नेचर्स के बेसिक लॉज हैं, ठीक है, जो न्यूटन्स ने आफ्टर ऑब्जर्विंग द मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपेरिमेंट डन बाय द अदर साइंटिस्ट लाइक गैलीलियो, और उन्होंने खुद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करके ये कंक्लूज़न दिए, ठीक है। ये आप मैथमेटिकली इसको डिराइव नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए फंडामेंटल लॉज। और हमारा जो कंसर्न है अभी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कर लेकर के है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो था वो आपने देखा कि कैसे एरिस्टोटल फॉलिसीज़, एरिस्टोटल के जो सिद्धांत थे ये मोशंस और फोर्स के रिगार्डिंग, उसको कैसे गैलीलियो के सिंपल ऑब्जर्वेशंस ने फॉल्सिफाई किया, उसको गलत ठहराया। और उसके बाद जो है सो न्यूटन्स ने गैलीलियो के बाद आकर के जो है सो सारे प्रिंसिपल जो है सो उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के दिए। अब ये जो पहला न्यूटन्स लॉज है वो क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट अगर सिंपली देखा जाए तो सिंपल स्टेटमेंट जो हम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में 7th में, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड। सिंपल स्टेटमेंट ये है कि ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एक वस्तु जो रेस्ट की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, वो कंटिन्यू, वो जो है सो हमेशा रेस्ट की अवस्था में ही बनी रहेगी। या नहीं तो यदि वो यूनिफॉर्म मोशंस में है अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन तो उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई सम एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ लें कि बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस along a straight line. Mind it, this is uniform motions along a straight line. क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही मोशन जब कोई बॉडी और यूनिफॉर्म मोशंस में ही है और वो कर्वेचर पाथ को जब क्रॉस करती है तो वहाँ क्या होता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन हो जाता है, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। सो इसलिए मेंशन है कि ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस टू चेंज द स्टेट। जब तक कि उस वस्तु पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगता है तब तक वह वस्तु यदि वो रेस्ट में है तो अपनी रेस्ट की अवस्था में बनी रहेगी। यदि वो यूनिफॉर्म मोशंस में, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ये स्टेटमेंट सिंपली है। इसको कई बुक्स में आपको एक दूसरे टर्म्स में लिखा मिलेगा कि ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय नो नेट फोर्सेस। आप एक चीज़ समझ लें कि फोर्सेस और नेट फोर्सेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, ये एक आपका टेबल है, ठीक है, दिस इज़ ए टेबल। यहाँ फिलहाल हम 2 लेग का टेबल है और ये रहा आपका, मान लीजिए कोई ब्लॉक है इस टेबल पे, ठीक है। इस ब्लॉक का मास सपोज करिए m है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये जो है सो फिलहाल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो है सो ब्लॉक इस टेबल पे क्या है कि रेस्ट की अवस्था में बना हुआ है। तो इस पे एक फोर्सेस क्या लग रहा होगा, कौन कौन फोर्सेस लग रहे होंगे। आपको पता है कि ये टेबल कहाँ है, पृथ्वी के सतह पे है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह पे है तो पृथ्वी अपने सेंटर की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल से उसको नीचे की ओर खींचेगी। मतलब जो नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे जिसको हम बोलते हैं वेट W, जो कि बेसिकली mg के बराबर होगा। अब जब ये पृथ्वी जब इस ब्लॉक को नीचे की ओर खींचेगी तो कहीं ना कहीं इस फोर्स की वजह से ये टेबल की सतह को प्रेस करेगा। और जब टेबल की सतह को ये प्रेस करेगा तो टेबल इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा n। तो आप देख रहे हैं कि ये वस्तु रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं है कि फोर्स नहीं लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। तो न्यूटन जब बात करते हैं तो वो कहते हैं नेट फोर्सेस की, याद रखिए, वो एक इंडिविजुअल फोर्सेस की बात नहीं करते हैं। तो ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि न्यूटन्स लॉज में इंपॉर्टेंट क्या है, नेट फोर्सेस। और जब नेट फोर्सेस बोलते हैं तो यहाँ क्या होगा, F नेट, मतलब नेट फोर्सेस इज नथिंग बट द वेक्टर सम होगा n कैप, ये n और प्लस जो आपका वेट है इसका वेक्टर सम होगा। तो अगर उसको मैग्नीट्यूड बेसिस पे देखें तो हम लिख सकते हैं कि W - n और डायरेक्शन क्या होगा, तो डाउनवर्ड,
ठीक है, डाउनवर्ड, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉज में ये इंपॉर्टेंट है, ये नेट फोर्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है कि बॉडी एक्टेड अपॉन बाय नो नेट फोर्सेस, क्या कोई भी ये जो मैग्नीट्यूड आया W माइनस n, अगर ये 0 है तो क्या होगा, तो एक्टेड अपॉन बाय नो नेट फोर्सेस मूव्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी विच मे बी 0, जो 0 भी हो सकता है, और नेचुरली जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये न्यूटन्स लॉ का एक दूसरा स्टेटमेंट है। मतलब कहने का न्यूटन साहब का यही था कि यदि आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस है एफ नेट, अगर ये जो है सो आपका 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल फोर्सेस लग ही नहीं रहे हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम अगर 0 है तो इससे क्या न्यूटन्स लॉ के थ्रू आप क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि उस वस्तु का जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। और अगर एक्सीलरेशंस की बात कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन 0 होगा, इससे दो बातें निकल के आ सकती है कि या तो वस्तु का वेलोसिटी u जो होगा या 0 होगा, मतलब वस्तु रेस्ट में होगी, ठीक है, या नहीं तो क्या होगा, u जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि वस्तु जो है सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ये था न्यूटन्स लॉ कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है तो वस्तु का एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी या तो 0 होगी, या मतलब वस्तु या तो रेस्ट में होगा या नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसी का रिवर्स आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट जो एक्सेलरेशन है ए वो 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशंस ऑफ ए बॉडी इज 0, इससे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इस्तेमाल करके क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एफ नेट जो है वो क्या होगा, तो 0 होगा। ये भी दोनों चीज़ें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही इम्प्लाई हो रही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि एफ नेट 0 है तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, और बॉडी का एक्सेलरेशन 0 का मतलब हो गया कि या तो वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसका रिवर्स प्रोसेस कि यदि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि उस पर लगने वाला नेट फोर्सेस जो है वो 0 हो। अब ज़रा इसमें गौर से यहाँ देखा जाए कि ये बॉडी आपको कहा गया है कि ये रेस्ट में है, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। बॉडी रेस्ट में है मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्सेस 0। तो नेट फोर्सेस अगर 0 होगा तो आप लिख सकते हो कि W माइनस n इज इक्वल टू 0, इसलिए आप इम्प्लाई कर सकते हो कि W इज इक्वल टू n, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ तो ग्रेविटेशनल पुल जो है इस ऑब्जेक्ट पे, जो ग्रेविटेशनल पुल है जो नीचे की ओर लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस के बराबर है, ठीक है। तो ये जो आप लिख देते हो W इज इक्वल टू n, ये आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बेसिस पे ये लिखते हो। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि चूंकि W इज इक्वल टू n है इसलिए बॉडी रेस्ट में, नो। फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यू कंक्लूड दैट एज द बॉडी इज इन रेस्ट एंड सो द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, and as the net forces acting on a body is 0, and so जो इस पर नेट फोर्सेस लग रहा था वो कैलकुलेट किया 0 से W इज इक्वल टू n, ठीक है। तो आपने देखा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को इम्प्लाई करके हम लोग कैसे ये निकाले कि W जो है वो n के बराबर है। तो ये जो चीज़ें थी तो बहुत सिंपल थी हमारे लिए, क्योंकि यहाँ बॉडी रेस्ट में थी तो हमने इस चीज़ को कंक्लूड कर लिया। अब जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले जहाँ बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, ठीक है। तो ये तो न्यूटन्स लॉज का जो स्टेटमेंट है वो ऐसा हुआ। अब जरा इसको जरा समझें ऐसे, ये जो केस है इसको ऐसे समझें कि आप लोग सभी जानते हैं कि कैरम बोर्ड, वी ऑल हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड कैरम बोर्ड, और आप देखते होंगे कि कैरम बोर्ड में जब स्ट्राइकर को हम लोग हिट करते हैं अपने फिंगर से तो स्ट्राइकर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुक जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो कैरम बोर्ड होता है, जो बोर्ड है प्लाई बोर्ड, और जो स्ट्राइकर जो प्लास्टिक का बना होता है उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से वो आगे जाकर रुक जाता है। और इस फ्रिक्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक तरह का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा फ्रिक्शंस रिड्यूस हो जाता है और हमारा स्ट्राइकर काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी बार स्ट्राइक करता है बोर्ड के बाउंड्री की तरफ जो है सो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि सपोज़ करिए कि आपका कैरम बोर्ड है, दिस इज़ अ कैरम बोर्ड। मैं हॉकी पक्का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम सब ने कैरम बोर्ड खेला हुआ है। सो दिस इज़ अ कैरम बोर्ड, ओके।
अब एक चीज़ जो जानने की बात है कि हमने इसको फ्रिक्शनल लेस कर लिया है। क्या है ये? फ्रिक्शनल लेस। हम अभी इसको फ्रिक्शनल लेस मानते हैं, मतलब कि उस तरह के मटेरियल का हमने इस्तेमाल किया है कि बोर्ड और स्ट्राइकर के बीच का जो फ्रिक्शन है वो 0 है। ठीक है, अब जब कोई बंदा स्ट्राइकर को यहाँ हिट करता है, मैंने स्ट्राइकर इज बीइंग हिट है, अब बताइए सबसे पहले कि इस स्ट्राइकर पर लगने वाला नेट फोर्सेस क्या क्या है। एक तो है कि एक स्ट्राइकर जो है उसका एक वेट होता है, तो ऑब्वियस है कि पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींचेगी। एक तो इसका होगा कि ये नीचे की ओर जाएगा, ये हो गया mg, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इस केसेस में नेट फोर्सेस क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब देखिए कि जो स्ट्राइकर मूव कर रही है उसके पास एक वेलोसिटी है, सपोज करिए कि ये स्ट्राइकर u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, और उस पर लगने वाला नेट फोर्सेस 0 है। तो इसमें साफ कह रहा है, न्यूटन्स के स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्सेस 0 है, ठीक है, यदि नेट फोर्सेस आपका एफ नेट यदि 0 है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है कि जो आपका स्ट्राइकर का जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो बोर्ड का जो अपवर्ड फोर्सेस है, वो क्या हो रहा है, नेट फोर्सेस जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो जब नेट फोर्सेस 0 है तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो बॉडी अपने यूनिफॉर्म मोशंस में मेंटेन रहेगी, मतलब जो है u जो वेलोसिटी होगा वो बनी रहेगी। कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आप ये समझ जाएं कि जब भी नेट फोर्सेस 0 है तब भी इसके पास एक वेलोसिटी u है। ठीक है, तो रियल लाइफ में तो आपको ऐसा लगता है कि मोशन को सस्टेन करने के लिए फोर्स की आवश्यकता है। दिस इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि आपने बच्चों को देखा होगा कि जब वो प्लास्टिक के बने हुए खिलौनों को रस्सी से बांध करके खींचते हैं, तो जब तक लोग वो खींचते हैं तब तक लोग तो वो खिलौना चलता है, और जैसे ही उसको खींचना बंद कर देते हैं वो वहीं रुक जाता है। तो कॉमन सेंस के थ्रू तो हमें ऐसा लगता है कि फोर्सेस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू सस्टेन द मोशन, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फ्रिक्शन एकदम 0 है। अब जिस यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर स्ट्राइक हुआ है, यू वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा है, तो ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रह जाएगा इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ठीक है, इस फ्रिक्शनलेस बोर्ड पे ये मूव करता रह जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ऑल्दो कि आप फ्रिक्शन को 0 कर नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा देर के बाद रुके, लेकिन अगर ये फ्रिक्शनलेस है और यू वेलोसिटी उसको स्ट्राइक मोशन में मिली, तो यू मेंटेन करता हुआ एज पर द न्यूटन्स लॉ वो यू वेलोसिटी से मूव करता रह जाएगा। तो इससे क्लियर है कि मोशन जो है वो फोर्स के एब्सेंस में भी एग्जिस्ट करता है। आप देख रहे हैं ना कि फोर्स तो एक बार जब स्ट्राइक कर दिया आपने स्ट्राइकर को, तो स्ट्राइकर जब मूव करना स्टार्ट कर दिया उस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो उस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। एक जो ऊपर लग रहा था, जो नीचे लग रहा है, वो तो कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्सेस तो लग नहीं रहा है। तो नेट फोर्सेस नहीं लग रहा है, फिर भी ये अपने वेलोसिटी को मेंटेन किए हुए यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ में मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप इस चीज़ को भूल जाएं कि फोर्सेस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द मोशंस कैन बी पॉसिबल व्हेन द नेट फोर्सेस इज 0, लाइक हेयर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन जो है सब पॉसिबल है जब नेट फोर्सेस 0 है, तब भी इसके पास एक वेलोसिटीज़ है। तो ये जो सवाल आपका पूछ रहा है कि डज फोर्सेस कजेज द मोशन, क्या फोर्स जो है वो मोशन को कज करता है, तो ये क्या होगा, इसका जवाब होगा नो। ठीक है, नो। क्यों? क्योंकि मोशन स्टिल पॉसिबल when no net forces act on a body। क्या होगा, मोशन still possible when no net force acts on the body। ठीक है, acts on body। तो इस बात को आप समझ लिए कि does forces causes the motion? No, forces causes the change in motions। मतलब वो मोशंस में बदलाव लाता है। चेंज इन मोशन कहने का मतलब क्या है, अगर यू वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फोर्स जब लगेगी तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। मतलब क्या होगा, चेंज इन मोशन मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशंस आया। अगर बॉडी रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगी, अचानक से वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसकी वेलोसिटीज़ में चेंजेस आई, इसका मतलब एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस हुआ। तो फोर्सेस डज नॉट कॉजेज द मोशंस, फोर्सेस कॉजेज द चेंज इन मोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्स से मोशन में क्या होता है, मोशन की अवस्था में बदलाव होता है, चेंज इन मोशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट फोर्सेस डज कॉजेज द मोशन। नो, फोर्सेस क्या होता है, फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन। इस चीज़ को समझिए, फोर्स कॉजेज चेंज इन मोशन, चेंज
इन मोशन। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिना कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगे हुए भी बॉडी यू वेलोसिटी के साथ कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है फ्रिक्शनल सरफेस पे। तो ये बात तो क्वाइट क्लियर हो जाती है। दूसरा है कि यहाँ से व्हाट हैपेंस व्हेन द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज जीरो। तो आपने देखा कि जब टेबल पे बुक रखा हुआ था उस समय जब नेट फोर्सेस जीरो था और यहाँ भी नेट फोर्सेस जीरो है, तो जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट की अवस्था में बनी हुई है, और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रह जाएगी। तो ये भी सवाल के जवाब आपको यहाँ से मिल गए। और ये सवाल के जवाब कहाँ से मिल रहे हैं? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज से आप इन वी हैव स्टडीड न्यूटन्स लॉज के बेसिक स्टेटमेंट को सब समझा और एग्जाम्पल से देखा कि कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस में जब नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लग रहा होता है तो कैसे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ को मेंटेन रखता है, और जब वो रेस्ट में होता है तो उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं न्यूटन्स लॉ से, ये हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब हमारा एक कंसर्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ को लेकर के, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि न्यूटन्स जो बात कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या होता है? ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का ये मतलब है कि आप कहाँ से मोशन एक्सीलरेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस फ्रेम में बैठ करके आप इस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो नेचुरल है कि डिफरेंट फ्रेम में एक्सेलरेशंस की वैल्यू अलग हो जाएगी, रेस्ट के मायने अलग हो जाएंगे, यूनिफॉर्म मोशंस के मायने अलग हो जाएंगे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा तो पहला बात ये कि जब ये फ्रेम डिपेंडेंट कंटेंट के बारे में न्यूटन साहब डिस्कस कर रहे हैं तो क्या न्यूटन्स के लॉज हर रेफरेंस फ्रेम में वैलिड है? मतलब सारे रेफरेंस फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉज वैलिड है? हमारा कंसर्न ये है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल बुक्स में कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है जो है। सो एग्जांपल ये है हमारा कि सपोज़ करिए कि हमारे पास क्या एक सिनेरियो है, ये रहा हमारा ग्राउंड। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे यहाँ एक ऑब्जर्वर जो है वो बैठा है। ये ऑब्जर्वर हो गया हमारा, ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। ठीक है, ये सपोज़ करिए ये सीलिंग है और यहाँ एक रोप के साथ एक लिफ्ट बंधा हुआ है। दिस इज़ अ रोप एंड लिफ्ट इज टाइड है। ओके, लिफ्ट में एक स्ट्रिंग के साथ एक बल्ब जो है वो यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, दिस इज़ अ बल्ब, और यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ भी एक ऑब्जर्वर है बैठा हुआ। इस ऑब्जर्वर को माना हमने कि ये ए ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है सो बी ऑब्जर्वर है। अब चीज़ें हम ये देखना चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉज, क्या ये इन दोनों के लिए न्यूटन्स लॉ सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है कि अचानक से ये रस्सी टूट जाती है, दिस रोप सडनली ब्रेक्स। तो जैसे ही ये रस्सी टूटेगी तो ये पूरा सिस्टम, लिफ्ट और लिफ्ट में बैठा हुआ ये आदमी, ये बल्ब, सारे नीचे की ओर जो है वो जी एक्सेलरेशन जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर आएंगे। तो अब ज़रा हम एक चीज़ मेज़र करते हैं, इस लैंप का जो एक्सेलरेशंस होगा, इस लैंप का जो एक्सेलरेशन होगा वो ए ऑब्जर्वर के द्वारा और बी ऑब्जर्वर के द्वारा वो क्या होगा। ठीक है, और उससे क्या निष्कर्ष न्यूटन्स लॉ से ये निकालेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर ए, देखिए इस पर लगने वाला फोर्स एक्टिंग ऑन द बल्ब निकालिए, फोर्स एक्टिंग ऑन द बल्ब। ठीक है, कौन कौन फोर्स काम कर रहा है? तो एक तो टेंशन, एक तो ये कि ये इसके पास एक वेट है, तो वेट की वजह से जो है सो क्या होगा, मतलब एक मास है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पृथ्वी उसको अपनी ओर नीचे की ओर खींचेगी। किससे? तो mg से, जिसको आप बोलते हो वेट। ठीक है, तो एक तो फोर्स हो गया पहला क्या चीज़, mg डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड। और दूसरा फोर्स क्या हो गया, जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा जो ऊपर की ओर होगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि क्या होगा, अपवर्ड होगा।
अपवर्ड होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है वो इस्तेमाल करेगा किसका, न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करेगा। ऑब्जर्वर ए यूजेस न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ये इस्तेमाल करेगा। तो ये क्या देखेगा, ये इसने ऑब्जर्व किया कि चूंकि ये बल्ब इसके रेफरेंस में तो रेस्ट में है, तो जब इसके रेफरेंस में रेस्ट में है इसका मतलब इस पे नेट फोर्सेस जो होगा इस ऑब्जर्वर के हिसाब से 0 होना चाहिए। तो पहली बात तो नेट फोर्सेस, यहाँ से जब 2 फोर्सेस लग रहा है तो नेट फोर्सेस क्या लगेगा, एफ नेट जो होगा नेट फोर्सेस वो क्या हो जाएगा, तो W माइनस T, और इसको लिख दिया हमने डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है, ये हुआ नेट फोर्सेस। तो ऑब्जर्वर ए बोलेगा कि चूंकि ये जो बल्ब है ये इसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, तो इस पे इसका मतलब न्यूटन्स लॉज के हिसाब से इस पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होगा, 0 होगा। इसलिए ये बोलेगा कि एफ नेट जो है वो क्या हो गया, 0। एफ नेट 0 मतलब क्या चीज़ कि W माइनस T इज इक्वल टू 0, मतलब इसने कहा कि W इज इक्वल टू T, ठीक है, ये ऑब्जर्वर जो है उसने कहा W इज इक्वल टू T। लेकिन अब ऑब्जर्वर बी बोलेगा, वो क्या बोलेगा कि भैया ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इस बल्ब का एक्सेलरेशन कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे की ओर आ रहा है। तो ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा कि ऑब्जर्वर बी क्या कहेगा कि एज द बल्ब इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, एज द बल्ब इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है, एज द बल्ब इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन g, एंड सो एफ नेट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब W नॉट इक्वल टू T आ गया, ठीक है। तो भैया ये ऑब्जर्वर बोला कि W नॉट इक्वल टू T, ये ऑब्जर्वर बोला कि W इक्वल टू T। तो न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल तो दोनों ने किया, लेकिन रिजल्ट दोनों के अलग अलग आए। तो रिजल्ट किसका सही हुआ, तो रिजल्ट सही हुआ इस ऑब्जर्वर का। मतलब अगर आपका रेफरेंस फ्रेम ये है तो न्यूटन्स लॉ आपने सही लगाया, लेकिन इस रेफरेंस फ्रेम में जैसे आप बैठे तो ये रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेटिंग हो गया आपके ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर सोचिए तो क्या हो गया, आपका रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग हो गया। तो इसीलिए आपने कह दिया कि ये हमारा जो है सो बैड फ्रेम हुआ। तो इसके फ्रेम में जब आप बात करेंगे तो न्यूटन्स लॉ ना लगा, और इस फ्रेम में बैठे तो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होगा, न्यूटन्स लॉ का जो एप्लीकेबिलिटीज़ हैं कि एप्लीकेबल न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल इन लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ नहीं एप्लीकेबल है। तो जिन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज एप्लीकेबल है उसको उन्होंने, न्यूटन साहब ने कहा इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ एक तरह से आपको एक ऐसे फ्रेम की ओर इशारा करता है जिसमें उनके नियम वैलिड हो सकते हैं। मतलब कि जब बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। तो उन्होंने उसको इनर्शियल फ्रेम कहा, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप जब सुनोगे कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉज को लॉज ऑफ इनर्शिया जो कहा जाता है वो इसीलिए क्योंकि न्यूटन साहब ने ही इनर्शियल फ्रेम को डिफाइन किया था। अब बात आती है कि इनर्शियल फ्रेम तो हम समझ गए, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए उसका भी एक केस देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो केस समझ में आ गया कि न्यूटन्स लॉ इज़ एप्लीकेबल इन ए लिमिटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब छोड़ा इसको, चलिए एक छोटा सा एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारे पास एक और केस है, और वो ये है कि सपोज़ करिए कि आपके पास ये रहा आपका एक ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है आपका, ये ग्राउंड पे है, ठीक है,
ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक फिलहाल क्या है, रेस्ट में, ठीक है। अब एक कार है, सपोज करिए ये एक कार है, ठीक है। इस कार में एक ऑब्जर्वर आपका बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ, दिस इज अ ऑब्जर्वर, या फिर आप कह सकते हो कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस कार के साथ अटैच्ड है और ये कार जो है वो आपको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ टुवार्ड्स दिस ऑब्जेक्ट जा रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगेगा कि इस कार में बैठे हुए ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसको लगेगा कि वो इसकी तरफ जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। तो जब इसकी तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये इसको लगेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी पहले के केस में जो फोर्सेस लग रहे थे वो क्या थे, इसका वेट जो नीचे की ओर लग रहा था mg, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक लग रहा था ऊपर की ओर, ऐसे जो ग्राउंड ऊपर की ओर लगा रहा था n, ठीक है। तो जब रेस्ट में था तो ये n इज इक्वल टू, रेस्ट में बॉडी अगर रेस्ट में है तो एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, तो n इज इक्वल टू mg था। लेकिन यही चीज़ इसके फ्रेम में रेफरेंस में देखा जाए तो आप देखिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस पे लगने वाला क्या हो गया, इसके रेफरेंस में अगर देखें तो एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट अभी भी 0 हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ए नेट बॉडी का, जो इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी 0 है। ये बॉडी अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कार मूव कर रही थी, या जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तब भी आपका न्यूटन्स लॉज के हिसाब से आपने सही कंक्लूजन निकाला। अब सपोज करिए कि ये कार 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं मूव कर रही है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है, वो मान लीजिए कि a मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो अब क्या लगेगा इस ऑब्जर्वर को कि ये बॉडी जो हो वो इसकी तरफ क्या आ रही है, ये a मीटर पर सेकेंड से अपोजिट डायरेक्शंस में इसकी तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको लगेगा कि इसके पास, इस बॉडी के पास ये एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से आप जब न्यूटन्स लॉ लगाइएगा तो आप ये यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इसके जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर एफ नेट 0 नहीं है, क्योंकि बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन आ गई। तो ये बात आप समझ लें कि एक्सेलरेटेड फ्रेम, जो भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम है, तो वो क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में जब बैठ के आप देखेंगे तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। और ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपने एज्यूम किया कि ग्राउंड आपका क्या है, इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम। ये आपका अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि जब जानते हैं कि कोई भी, जैसे पृथ्वी ही है तो पृथ्वी का भी अपना एक एक्सेलरेशन है जो उसको अपने एक्सिस के रोटेशन और सन के अराउंड रिवॉल्यूशंस की वजह से उसके पास इनहेरेंट होती है। लेकिन चूंकि वह एक्सेलरेशंस का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस में उसको अगर डिस्कार्ड करें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ इज़ एन अप्रोक्सीमेटेड इनर्शियल सिस्टम, ठीक है, उसका कोई अपना एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये कार जो है आपका अर्थ इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये कार क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग बॉडी हो गया। तो एक्सेलरेटिंग हो गया मतलब ये कार जो, इसके रेफरेंस फ्रेम को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी तब वो इनर्शियल फ्रेम था, क्योंकि तब न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वो सही रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा था। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कि इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप लिख लें इस स्टेटमेंट को कि इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ठीक है। इफ़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मतलब क्या चीज़, एफ नेट, ठीक है, इसका वेक्टर सम इज इक्वल टू 0, देन वी कैन ऑलवेज फाइंड a frame of reference in which acceleration of
द बॉडी विल बी ज़ीरो। ठीक है, एक चीज़ और न्यूटन्स लॉ को लेकर के समझ ले कि जब हम बात कर रहे हैं कि फोर्सेस की एप्लीकेबिलिटी की, तो हम ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट मास एज्यूम करते हैं। पॉइंट मास एज्यूम करने की वजह से क्या होता है कि आप फोर्स बॉडी के किस पोजीशंस पे लगा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि आप रोटेशनल मैकेनिज़्म में देखेंगे कि जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी पे अगर हमने फोर्स लगाया तो ये क्या हो रहा है, ये रोटेट करने लगा। ठीक है, अपने सेंटर के अराउंड ये रोटेट करने लगा। तो चूंकि ये पॉइंट मास नहीं है तो इसमें रोटेशनल हमारा फोर्स इसके रोटेशन में भी कंज्यूम। So friends, we have studied about the Newton's laws and discussed a lot about the frame of references in which the Newton's laws is valid. We too have discussed earlier that concept of equilibrium. ओके, नाउ माई कंसर्न इज़ दैट कि न्यूटन्स ने अपने स्टेटमेंट में दो बातें रखी थी जिसके तहत उन्होंने दो टर्म्स को डिफाइन किया था। अगर आप स्टेटमेंट को रिकॉल करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए, सम एक्सटर्नल फोर्स मतलब उनका क्या कहना था कि फोर्स इज़ एसेंशियल। ठीक है, फोर्स इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्रिएटिंग द चेंज इन स्टेट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्होंने फोर्स को अपने डिफिनेशंस में डिफाइन किया कि फोर्स एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द चेंज इन स्टेट। और जब चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन स्टेट मतलब क्या हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, तो एक्सीलरेशन। सो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि फोर्स इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द एक्सीलरेशंस इन ए बॉडी, but how much forces is needed is not cleared. So आप कह सकते हैं कि न्यूटन्स का पहला लॉ जो है वो क्या है, आपको ये क्वालिटेटिव लॉ है। क्या है ये, क्वालिटेटिव लॉ मतलब उन्होंने कहा कि हाँ फोर्सेस की ज़रूरत है बॉडी में एक्सेलरेशंस को प्रोड्यूस करने की, लेकिन कितनी मात्रा में फोर्सेस की ज़रूरत है ये उन्होंने अपने इस फर्स्ट लॉ में नहीं डिस्क्राइब किया। सो इट इज़ ए क्वालिटेटिव लॉ, जो कि हम लोग सेकेंड लॉ जब पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा इसका कि कितनी फोर्सेस की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ उन्होंने एक टर्म्स को डिफाइन किया जिसको हम इनर्सिया कहते हैं। एक्चुअली इनर्सिया कुछ भी नहीं है, वो क्या है कि हर बॉडी जो भी वस्तु है वो अपने चेंज इन द स्टेट को अपोज करती है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं अप्लाई होती है। मतलब कि अगर आप देखा जाए कि बॉडी के किसी भी बॉडी के अंदर ये स्वयं क्षमता नहीं है कि वो अपने स्टेट को बदल ले। जैसे सपोज करिए कि ये पेन है, दिस पेन इज़ लाइंग ऑन माई हैंड। क्या इस पेन में ये कैपेबिलिटीज़ है कि ये अपने इस स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल के स्टेट ऑफ मोशन में चलाए? नहीं है, इसके स्वयं के अंदर में नहीं, जब तक कि मैं उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये प्रॉपर्टी किसकी है, एक्चुअली में ये इनएबिलिटी है। बॉडी में अपनी खुद की क्षमता नहीं है कि वो अपने स्टेट को बदल ले, तो एक तरह से ये इनएबिलिटी है। लेकिन फिजिक्स सेंस में इसको एक क्वालिटी भी कहते हैं कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो ये भी आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ही निकला, और ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसी को इनर्शिया का नाम दिया गया। ठीक है, इनर्शिया क्या है, तो इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी भी वस्तु की ये क्या बताती है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ the state of rest or the state of uniform motions along a straight line is called as the inertia of a body. तो कोई भी वस्तु जो है वो क्या होती है, स्वयं अपना स्टेट नहीं चेंज करती है, ये उसकी एक प्रॉपर्टीज़ भी है। तो इसको कह सकते हैं आप ऐसे भी कि कोई भी वस्तु जो है, ए बॉडी अपोजेज एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस। स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस को बदलने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा, तो वस्तु जो होगी, जो बॉडी जो होगी, वो उस फोर्स को क्या करेगी, अपोज करती है इनफैक्ट। तो वो इनर्शिया, बाय वर्च्यू ऑफ इनर्शिया।
तो इनर्शिया का जो आप यूनिट देखिएगा कि इनर्शिया एक्चुअली में मेजर्ड किससे होता है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे। किस पे डिपेंड करता है? इनर्शिया क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द बॉडी कहने का मतलब ये है कि यदि किसी वस्तु का वजन ज़्यादा है तो उसके स्टेट को में बदलाव लाने के लिए, जैसे सपोज़ करिए कि बड़ा सा पत्थर है और वो रेस्ट में है, तो उसको स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए हमको एक ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु की अपने स्थिति में बने रहने के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये डिफाइन करता है मास, कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास। हायर द मास ऑफ ए बॉडी, हायर विल बी द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मतलब लोअर द मास, लोअर विल बी द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। तो इनर्शिया का यूनिट बेसिकली ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी में दिया जाता है, जो मास ऑफ ए बॉडी के हिसाब से जो है सो। तो इनर्शिया के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन इनर्शिया 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। लेट्स सी इनर्शिया कितने तरह का होता है। इनर्शिया 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है। इनर्शिया 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। लेट्स सी इनर्शिया कितने तरह का होता है? 3 तरह का। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये तो आपको पता चल गया कि इनर्शिया के जो है सो किसी वस्तु की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है? रियल लाइफ में ये सिनेरियोज आपको कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप बस में ट्रैवल करते हो, बस रुकी हुई है, आप बैठे हुए हो और अचानक से ड्राइवर बस में सवार होता हो और सडनली एक्सेलरेट द बस। सडनली जो है सो बस जब चलती है, रेस्ट से अचानक से जब चलती है तो सडनली उसमें काफ़ी एक्सेलरेशन होता है। तो उस दौरान हम ये महसूस करते हैं कि हमारा जो शरीर है उसको एक पीछे की ओर एक झटका जैसा महसूस होता है। एंड वाई दिस अकर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। कैसे होता क्या है कि जब हमारा जो पाँव है, आवर लेग इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ बस, हमारा पाँव जो बस के सतह के कॉन्टैक्ट में होता है और उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो है, तो जब बस जैसे ही एक्सेलरेट होती है तो चूँकि हमारा पाँव जो है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है और फ्रिक्शन की वजह से चिपका हुआ है, तो वो जैसे ही बस एक्सेलरेट होगी तो मेरा पाँव भी बस के साथ एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है हमारा, वो रेस्ट ऑफ द बॉडी तो हमारा आपका जो है सो क्या होगा कि वो जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है तो वो तो हमारा रेस्ट में है। तो अचानक से क्या होगा कि आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि फर्श से सटा हुआ है वो आगे चला गया और आपका बॉडी जो है वो रिलेटिवली पीछे रह गया। तो क्या हुआ कि आपको जो है सो बस के रिस्पेक्ट में एक झटका सा महसूस हुआ जो है सो व्हाई दिस इज अकरिंग बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होती है तो वो मूव कर जाती है बस के साथ। तो एक तो एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एक आप केस देखेंगे कि जैसे सपोज करिए ये कप, दिस इज़ अ कप और ये एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। दिस इज़ अ कप है और ये क्या है, कार्डबोर्ड है और इस पे आपका एक सिक्का यहाँ रखा हुआ है। देयर इज अ कॉइन प्लेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब अगर और यहाँ पे स्ट्राइक उंगली से, फिंगर से इसको जोर से स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से स्ट्राइक किया गया है। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये कार्डबोर्ड आगे की ओर जाता है और ये क्या है, ये तो रेस्ट में है, कॉइन जो है सो आपका रेस्ट में है। तो इसमें जब रेस्ट में है और जब सडनली किक आउट हुआ तो ये अपने रेस्ट की अवस्था को बनाए रखेगा। तो क्या होगा कि ये जो है जैसे ही कार्डबोर्ड आगे की ओर जाएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आप स्ट्राइक किए हैं वो इतना फास्टली स्ट्राइक नहीं करके आप इसको थोड़ा सा धीरे से स्ट्राइक करते हैं या फिर इसको धीरे से खींचते हैं, इस कार्डबोर्ड को आप धीरे से खींचते हैं, तो क्या होगा कि इसमें जो मोशन आया, इसमें जो मोशन आया, इस मोशन का जो है ये मोशन क्या होगा कि चूँकि आप धीरे से खींच रहे हैं तो ये मोशन इसको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है।
तो जब ये मोशन इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये पेपर और आपका ये जो कार्डबोर्ड है और आपका कॉइन साथ में ट्रैवल करेगा और ये ग्लास के अंदर जाके नहीं गिरेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट पिक्चर में कैसे आता है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल और है, जैसे मैंगो ट्री, आप देखा होगा आपने पेड़ पे जब फ्रूट्स लगे होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस में जब फ्रूट्स लगे हुए हैं और जब इस पेड़ की टहनी को जोर से हिलाया जाता है, when you try to shake the branches very briskly, काफ़ी तेज़ी से जब आप हिलाते हैं तो ये फल टूट के नीचे गिर जाता है। एंड वाई दिस अकर, क्योंकि देखिए जब आप इसको तेज़ी से हिलाते हैं तो ये तो इनिशियली ये रेस्ट में था, ठीक है, इनिशियली ये जो आपका फ्रूट था वो रेस्ट में था। जब आपने तेज़ी से हिलाया तो ये ब्रांचेज मोशन में आ गया, ठीक है, ये जो ब्रांच था वो मोशन में आ गया। लेकिन इस ब्रांच के साथ जो अटैच्ड है ये आपका फ्रूट्स, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि कोई बॉडी है वो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बनाए रहने की कोशिश करेगी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से यही रहना चाहेगी। और जबकि ये मोशन में आ जाएगा तो क्या होगा कि इनके बीच में स्ट्रेस पैदा होगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। तो ये भी एक आपका जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका हुआ। या फिर आपने देखा होगा कि विंडो है आपका, ठीक है, और उस विंडो पे जब आप गोली से फायर करते हैं तो वो जो आपका जो बुलेट है वो आपके विंडो में एकदम एक स्मूथ होल करता हुआ बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस विंडो पे एक पत्थर फेंका जाए तो पूरा का पूरा ग्लास जो है सो चकनाचूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका बुलेट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब वो जाता है वो ग्लास पे जब स्ट्राइक करता है तो उसके पास काफ़ी कम समय होता है जिसके दौरान जो वो अपना मोशन वो ग्लास को ट्रांसमिट कर पाए। तो वो क्या होता है कि वो उसको मतलब छेद करता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन जब आप पत्थर मारते हैं तो पत्थर की वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। तो जब वो स्ट्राइक करता है तो पॉइंट जो कांटेक्ट होता है ग्लास का पत्थर के साथ जो कांटेक्ट होता है वो सफिशेंट कांटेक्ट होता है, जिसके दौरान जो है सो आपका जो पत्थर का जो आपका वेलोसिटीज़ है, जो मोशन है, वो ग्लास में यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाती है। इसकी वजह से ग्लास जो है सो पूरा का पूरा चकनाचूर हो जाता है। तो ये भी एक तरह का जो है सो इनर्शिया ही प्रॉपर्टी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही ऐसा होता है। अब आइए जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन का केस तब आप देखे होंगे रियल लाइफ में कि जैसे घुड़सवार जब रेस के दौरान जब काफ़ी तेज़ होता है और अचानक से वो रुकता है तो उस पर बैठा हुआ बंदा जो है सो क्या होता है वो पीछे की ओर जो है जैसे वो उठता है तो आगे की ओर जो है सो वो गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर जब आप बस में ट्रैवल करते हैं और बस जो है सो आपका मोशन में है, ठीक है, और अचानक से उसने ब्रेक लगाया तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ आप जो है आगे की ओर जो है सो गिरेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सबसे पहले बस के केस में क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे ही बस रुकी तो चूँकि आपका पाँव जो है वो बस के फ्लोर के साथ कॉन्टेक्ट में है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो निचला बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो इनर्शिया की वजह से वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। जैसे ही बस रुकी तो बस के साथ वो भी रुक गया। लेकिन आपका जो बॉडी है, जो अपर पार्ट है, वो क्या होता है, वो तो यूनिफॉर्म मोशन में है। जो इनिशियली जो मोशन में है उस मोशन को बनाए रखने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा कि आपके लोअर पार्ट के रिस्पेक्ट में अपर पार्ट का जो है सो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा रिलेटिवली, क्योंकि आपका बॉडी जो है सो रिजिड बॉडी तो है नहीं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप आगे की ओर झुक जाएंगे। अब जैसे ही आगे की ओर झुकेंगे फिर मस्कुलर फोर्सेस जो पैर का है वो पिक्चर में आएगा और फिर आप जो है पूरा का पूरा बॉडी जो है सो आपका रुकता है। तो ये तो इनिशियल पीरियड का अनुभव होता है, जो जैसे कि घुड़सवार के केसेस में भी यही चीज़ होती है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। और एक आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। जैसे सपोज करिए ये आपका रास्ता है, अब कोई कार जो है ये कार है, ठीक है, अब ये कार जा रही है तो इस कार में बैठा हुआ जो यहाँ पैसेंजर है सपोज करिए, तो ये जब कार इस पाथ को फॉलो करेगा तो इसमें बैठा हुआ पैसेंजर तो अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशंस में है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशंस में अगर है तो जब वो जैसे ही कार इस कर्वेचर को फॉलो करेगा तो इसमें बैठा हुआ आदमी अपने डायरेक्शंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो जब वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो जैसे ही वो कर्वेचर को क्रॉस करेगा वो क्या होगा, इस साइड जो है उसको जर्क लगेगा, वो इस साइड की ओर जो है सो वो थ्रोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि हर वस्तु जो होती है वो अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि जैसे सपोज करिए कि आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ है और आप इस पत्थर को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये पत्थर जो है सो एक अब जो इसमें जो पुलिंग फोर्स है, इस पुलिंग फोर्स की वजह से पत्थर रोटेट होता है और एक सर्कुलर मोशंस में वो मूव करता है।
लेकिन जब आप उसको ज़्यादा फोर्स के साथ रोटेट करते हैं तो रस्सी जो है टूट जाती है, पुलिंग फोर्स वैनिश हो जाता है। और जैसे ही पुलिंग फोर्स वैनिश हो जाता है तो पत्थर कहाँ जाएगा? क्या ये इधर चला जाएगा? क्या इधर चला जाएगा? नहीं, पत्थर का जो मोशन होगा, जैसे पत्थर का वेलोसिटी किधर होगा? टेंजेंशियल टू द सर्किल। ये जो सर्किल है इसके टेंजेंट होगा, तो पत्थर जो है तो सीधे इस डायरेक्शन में जो है सो निकल जाएगी। क्यों? तो ये जो था इस डायरेक्शन में क्यों निकली? क्योंकि इनिशियली जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में वो टेंजेंशियली निकल जाती है। तो ये होता है आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का। जैसे आप देखते हैं बरसात के दिनों में जब हम छाता लेके निकलते हैं और हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं बारिश की बूंदों से। क्यों? क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती हैं वो अपने आप में वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो नेचुरली जब छाता हमारे ऊपर होता है तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तीन इनर्शियल चीजें हैं। Suppose जो you are in a bus हमें दिया that था is traveling on a straight road and is speeding up. आप ऐसा सोचिए कि आप एक बस में हैं जो एक सीधे साधे रोड पे, सीधे स्ट्रेट रोड पे जो है तो क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, स्पीडिंग अप है। इफ़ यू कुड स्टैंड इन ए साइल, मतलब अगर आप बस के गैलरी के बीच में खड़े हो पाते हैं, ठीक है। और किस पे खड़े होना है? तो रोलर स्केट्स पे। ये जो आप शूज देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है? ये है रोलर स्केट्स। क्या है ये? रोलर स्केट्स। एक्चुअली इस शूज का इस्तेमाल पैसेंजर, अभी जो हमारे एग्जांपल में जो पैसेंजर है वो ये शूज पहन के ये इसमें खड़ा है। ये जो आप पैसेंजर देख रहे हैं, दिस पैसेंजर इज वियरिंग दिस शूज। इस शूज को पहनने का खास जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि जो फ्लोर ऑफ द बस है, मतलब बस की सतह और जो मेरा ऑब्जर्वर है उसके पाँव के बीच में फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल हो। हम क्या चाहते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो, और इसके लिए हमने अपने पैसेंजर्स को, अपने ऑब्जर्वर को रोलर स्केट पे बिठा रखा है जो कि इस बस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो सपोज यू आर इन अ बस दैट इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड इज स्पीडिंग अप। इफ यू कुड स्टैंड इन ए साइड ऑन द रोलर स्केट्स, you could start moving backward related to the bus as the bus gain speeds. जैसे ही बस का स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे जो है सो आप जो है सो बस के पीछे जाने लगेंगे। यू कुड स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड। जैसे आप यहाँ फोटो में भी आप देख रहे हैं कि ये जो पैसेंजर है तो इनिशियली आपका क्या हो रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी अगर आप देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका, ये v इक्वल टू 0 है। उस समय पैसेंजर आपका कहाँ है? ये पैसेंजर आपका यहाँ है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं बड़ा साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इस पिक्चर में बढ़ रही है वैसे वैसे पैसेंजर क्या हो रहा है, इस कोऑर्डिनेट से मूव करता हूँ इधर की ओर जा रहा है, यहाँ बीच में आ गया। आप देखिए डेल्टा 3t टाइम्स में पैसेंजर यहाँ दूसरे कॉर्नर पे आया हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप बस में जो है सो बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द बस। और सेम इफ इंस्टेड द बस वाज स्लोइंग टू ए स्टॉप, और ये जो है कि अगर बस रुक रही है, जैसे सपोज करिए आप यहाँ लास्ट इन यहाँ पहुंच गए, ठीक है, अब बस जो है सो रुकना स्टार्ट करती। पहले तो क्या था कि बस एक वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अब देख रहे धीरे धीरे बस की वेलोसिटी घट रही है। जैसे जैसे बस की वेलोसिटी घट रही है तो आपका ये पैसेंजर जो यहाँ इस इंड पे आ चुका था वो अब फॉरवर्ड ट्रैवल कर रहा है, और रुकते रुकते वो फिर इनिशियल पोजिशन जहाँ था वहाँ पे आ जा रहा है। So you can say here that the bus was slowing to a stop and the observer start moving forward down the aisle, ठीक है। तो अब इन दोनों केसेस को देख के आपको क्या लग रहा है? इन आइदर केसेस इट लुक्स एज दाउ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट ओबेड। ऐसा लग रहा है कि दोनों केसेस में न्यूटन्स का लॉज तो ओबे हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है, और तब भी वेलोसिटी बदल रही। आप अगर देखें तो इस बंदे पे फोर्स क्या लग रहा है, ये बंदा एक नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, और ऊपर की ओर आपका जो है तो एक फोर्स लग रहा होगा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो बस का फ्लोर इस पे लगा रहा होगा। तो ये दोनों फोर्सेस तो आपस में जो है सो कैंसिल ही है, मतलब नेट फोर्स तो इस ऑब्जर्वर पे कुछ लग नहीं रहा है। फिर भी आप देख रहे हैं कि बस में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी वो यहाँ था और ये धीरे धीरे इस इंड पे मूव करता हुआ आ गया, और फिर यहाँ देखिए तो ये जो है जब बस रुकने लगी तो ये फॉरवर्ड मूव करने लगा। सो यू कैन से दैट इन आइदर केसेस इट लुक्स एज दाउ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट ओबेड, ठीक है। क्यों ऐसा लग रहा है? बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन यू येट
क्या हो रहा है कि आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसमें गलती कहाँ है, वेयर इज द रॉन्ग, कहाँ पे आप गलत हैं? द पॉइंट क्या है, इज दैट द बस इज एक्सेलरेटिंग। आपका ये जो बस है वो एक्सेलरेटिंग है, और आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं बस के फ्रेम में बैठ के, तो नेचुरली जो है सो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बस की फ्रेम में बैठ करके नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में तो न्यूटन्स लॉज अप्लाई हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियस है कि आपको लगेगा कुछ उल्टा पुल्टा जो है सो। तो यहाँ जो आप इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व हम करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम में हमें ऑब्जर्व करना है, और हमारा इनर्शियल फ्रेम क्या है, तो अर्थ इज माई इनर्शियल फ्रेम। तो हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में अब इस मोशंस को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दिस एग्जाम्पल फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो अब अर्थ के रेफरेंस में जो है सो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका ऑब्जर्वर जो है सो क्या है, रोलर स्केट्स पहने हुए इस बस में खड़ा है। इनिशियली जो है सो इनिशियली आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वर और व्हीकल रेस्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है और व्हीकल क्या है, तो रेस्ट में, वेलोसिटी यहाँ 0 दिखाया गया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वेलोसिटी को एक्वायर करते हैं, ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन जैसे जैसे इसमें आता है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से जो है तो आपको यहाँ तो कार तो एक्सेलरेट हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो ये इस पर्सन पे नेट फोर्सेस क्या लग रहा है, अगर अर्थ के रेफरेंस में भी देखें तो ये जो है सो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस ऊपर की ओर लग रहा है, और पृथ्वी इसको नीचे जो है वेट W लग रहा है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। जो इसके पाँव में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगना था उसको हमने क्या किया, फ्रिक्शन को हमने एलिमिनेट करके 0 कर लिया, क्योंकि पर्सन जो है वो रोलर स्केट्स पे बैठा हुआ है। तो फ्रिक्शन की जो है सो क्या हो गया, फ्रिक्शन जो है सो मेरा यहाँ पे 0 है। अब जब फ्रिक्शन 0 है तो इस पे देखिए तो वर्चुअली कोई फोर्स काम नहीं कर रही है। तो जब इस पे कोई वर्चुअली फोर्स काम नहीं कर रही है, और अगर पर्सन यहाँ पे आपको रेस्ट में मिल रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पर्सन जो है तो रेस्ट में ही होगा, मतलब जिस पोजीशंस पे है उसी पोजीशंस पे होगा। तो आप देखिए कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, टी, डेल टी, ट्वाइस ऑफ डेल टी, थ्राइस ऑफ डेल टी टाइम में, और जो पर्सन है वो उसी पोजीशंस पे। आप अगर इसको स्ट्रेट लाइन खींचे तो पोजीशन पर्सन का नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, पर्सन के रिस्पेक्ट में जो गाड़ी है वो चूंकि मूविंग है, तो इसीलिए जो है सो ये लग रहा है कि व्हीकल के रिस्पेक्ट में जो है सो पर्सन क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द बैक मूव कर रहा है, ठीक है। सो क्या लग रहा है कि पैसेंजर ऑन द रोलर स्कॉट इज वर्चुअली नो फोर्सेज इस पे काम कर रही है, बट क्या हो रहा है कि इस अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये क्या होगा, रेस्ट में होगा, लेकिन चूंकि व्हीकल एक्सेलरेटिंग है अराउंड हर, सो शी मूव बैकवर्ड रिलेटेड टू द व्हीकल, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब इस केसेस को जरा देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ये पर्सन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फिलहाल ये चल रहा था, अचानक से जो है इस पे ब्रेक लगने लगा, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा, उसकी वेलोसिटी घटने लगी। तो जब आप देख रहे हैं कि जब बस की वेलोसिटी घट रही है, तो जब बस की वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए, तो इस पे अर्थ के रिस्पेक्ट में तो फोर्सेस 0 लग रहा है, क्योंकि जो आपको देखा था कि अपवर्ड फोर्स N, डाउनवर्ड फोर्स W, और ये जो है सो नेट फोर्सेस 0 है। तो क्या होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी के साथ ये गाड़ी चल रहा था, ये पर्सन मूव कर रहा था, तो गाड़ी जब भी रुकेगा तो उसी वेलोसिटी से जो है सो पर्सन चलता चला जाएगा। तो क्या होगा कि बस के रिलेटिव जो है, क्योंकि बस की वेलोसिटी तो घट रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है, ये जो वेलोसिटी है तो इनिशियल जो पुराना वेलोसिटी के एक्वायर किए हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बस में फॉरवर्ड मूव करना, ऐसा लगेगा कि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ जो है सो बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन का इनर्शिया ऑफ मोशन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसी की वजह से अर्थ के रिस्पेक्ट में पर्सन कॉन्स्टेंटली रेस्ट में ही, ऑल्दो व्हीकल के रिस्पेक्ट में पर्सन लग रहा है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर रहा है या बैकवर्ड मूव कर रहा है। इस केसेस में इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पर्सन जो है सो आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड मूव कर रहा है। अब एक थर्ड केसेस हो जाता है कि जब व्हीकल टर्न पे मूव करती है, तो इस केसेस में क्या होता है कि इस केसेस में भी अगर मान लीजिए कि व्हीकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर भी क्या है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है ये, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि व्हीकल जब टर्न पे मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। तो ये व्हीकल इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग इफ इट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड बट इट इज टर्निंग,
ठीक है। अब क्या है कि इन दिस केस द पैसेंजर जो होगा इट टेंड्स टू कंटिन्यू मूविंग रिलेटिव टू द अर्थ एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट रिलेटेड टू द व्हीकल क्या होगा, तो ये पैसेंजर मूव टू द साइड ऑफ द व्हीकल ऑन द आउटसाइड ऑफ द टर्न। मतलब अगर आप गौर से देखें तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है। अभी फिलहाल ज़्यादा कर्वेचर नहीं है, तो ये जो पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन मोशंस में है। लेकिन जैसे ही ये कर्वेचर, यहाँ देखिए ये एक कर्वेचर पाथ पे व्हीकल जब चली, तो ये जो है सो अपना जो इनिशियल जो इसका वेलोसिटी है, जो कि मतलब जिस डायरेक्शन में है वो उसको मेंटेन करेगा। और इसको मेंटेन करने की वजह से क्या होगा कि ये पर्सन जो है सो ये इधर की ओर आपको लगेगा व्हीकल के रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। ये जो पर्सन आपको लग रहा है व्हीकल के रिस्पेक्ट में इधर आ गया, लेकिन एक्चुअली में ये जो है सो अपने डायरेक्शंस को मेंटेन किए हुए है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इसी के वजह से आपको लग रहा है कि ये पैसेंजर जो है वो व्हीकल के अपोजिट साइड में जो है, सो पैसेंजर मूव्स टू द साइड ऑफ द व्हीकल ऑन द आउटसाइड ऑफ द टर्न। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन की वजह से लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो वो व्हीकल, ऑल्दो क्या है कि डायरेक्शन चेंज होना नहीं था, तो उसको स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहना था, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये यहाँ आ गया। तो यही था आपका इनर्शिया के 3 एग्जाम्पल जो आपने देखा यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और आपने इसको जो है सो अर्थ के फ्रेम में स्टडी किया, अर्थ फ्रेम में स्टडी किया, क्योंकि अर्थ ही हमारा है जिसमें आप न्यूटन्स लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी में बैठ के इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा।